प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फ्रांस की क्रांति के भाग 3 में फ्रांस की क्रांति की जो आगे की घटनाएं हैं, उनकी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जो कुछ पढ़ चुके हैं, आइए उन्हें थोड़ा-सा दोहरा लें, यानी फ्रांस की क्रांति की मुख्य तिथियां देख लें। 1789 में फ्रांस की आर्थिक स्थिति डावाडोल होने लगी थी और ऐसे में स्टेट जनरल का चुनाव हुआ। 5 मई को स्टेट जनरल का अधिवेशन आरंभ हुआ, लेकिन मतदान संबंधी विवाद होने के कारण स्टेट जनरल के हॉल का ताला बंद कर दिया गया और 17 जून को स्टेट जनरल ने अपने को राष्ट्रीय महासभा घोषित कर दिया। 20 जून को टेनिस कोर्ट में शपथ ली गई कि जब तक हम फ्रांस के लिए नया संविधान नहीं बना लेंगे, तब तक हम भंग नहीं होंगे। इसके बाद फ्रांस की आर्थिक स्थिति और भी खराब होने लगी, क्योंकि रोटी बहुत महंगी हो रही थी और लुई 16वें के द्वारा स्थिति पर कंट्रोल पाने के लिए जो फ्रांस के आउटर एरियाज थे, वहां से भी सैनिकों को पेरिस, वर्साई आदि बुलाया जा रहा था और इससे रोटी या ब्रेड और भी महंगी होने लगी थी। ऐसे में जगह-जगह किसानों ने विद्रोह कर दिए, सामंतों के घरों को लूटने लगे और उसी समय बास्टील नामक जगह, जहां पर फ्रांस के राजा द्वारा जो कैदी होते थे, राजनीतिक कैदी, उन्हें रखा जाता था, उस दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया गया ताकि वहां से हथियार लिए जा सके और उस दुर्ग की एक-एक ईंट को नष्ट कर दिया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना थी फ्रांस की क्रांति में, क्योंकि निरंकुशता पर जनता की ये पहली विजय थी। इसीलिए फ्रांस में आज भी 14 जुलाई को बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय महासभा के अंतर्गत 4 अगस्त को सामंती विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी गई। 26 अगस्त को मानव अधिकारों की घोषणा की गई, जिसमें 17 धाराएं थीं और फ्रांस के नागरिकों को मानवीय और नागरिक अधिकार इसके द्वारा प्रदान करने की घोषणा की गई। फिर 1790 आता है। इस समय इस सभा ने संवैधानिक राजतंत्रवादी संविधान का निर्माण किया, यानी संविधान भी रहेगा और राजा भी रहेगा। राजा की जो पावर्स थी, उनको थोड़ा लिमिटेड कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इस समय फ्रांस में नए नए विचारधाराएं पनपने लगती हैं, जो हमें कुछ क्लब्स के रूप में दिखाई देती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्लब्स थे जेकोबिन्स और जिरोंडिस्ट। जेकोबिन मजदूर वर्ग से आए हुए लोग थे, श्रमिक वर्ग के थे और ये उग्र क्रांतिकारी हम इनको कह सकते हैं। ये चाहते थे कि राजा को पूर्णतः हटा दिया जाए और केवल गणतंत्र की स्थापना की जाए। इसके अतिरिक्त जिरोंडिस्ट थे, जो मध्यम वर्गीय वर्ग से आते थे और ये थोड़े उदार थे। इसके अतिरिक्त फ्रांस में इस समय कुछ लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे राजा को ही पुनः बहाल कर दिया जाए। कुछ मानते थे कि केवल संविधान होना चाहिए, यानी अलग-अलग विचारधाराएं इस काल में पनप रही थी। इसके बाद संविधान को लागू करने की बात आई और 1791 में लुई 16 को ऑस्ट्रिया की ओर पलायन करते हुए पकड़ लिया गया। इसके बाद ये जो मतभेद थे क्लब्स में, उसमें जैकोबिन्स ने ये मांग की कि अब गणतंत्र की स्थापना कर देनी चाहिए, क्योंकि लुई 16वें जो हैं वो तो द्रोह कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय महासभा यानी संविधान सभा द्वारा इस बात से इनकार कर दिया गया और ये कहा गया कि नहीं, संवैधानिक राजतंत्र ही स्वीकृत किया जाएगा। सितंबर तक संविधान तैयार हुआ, चुनाव हुए और नई व्यवस्थापिका चुनकर आ गई। 1792 में हम देखते हैं कि नई व्यवस्थापिका जो थी, उसमें भी मत वैभिन्न होने लगे। उनमें भी आपस के अंदर राजा को रखना चाहिए या हटाना चाहिए, इस बात के ऊपर चर्चा होने लगी। इतने में ही हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया और प्रशा, हम पढ़ चुके हैं कि वहां के जो राजा हैं, उन्होंने
फ्रांस के विरुद्ध कार्यवाही करनी शुरू कर दी थी। कार्यवाही इन द सेंस घोषणाएँ करनी शुरू कर दी थी कि लुई 16 को कुछ नहीं होना चाहिए, हम क्रांति को खत्म कर देंगे, राजा को पुनः स्थापित कर देंगे, इस तरीके की बातें होने लगी। तो फ्रांस जो है उसने नाराज़ होकर और ऑस्ट्रिया और प्रशा पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में पता चला कि लुई 16वें द्वारा जो सेना के नक्शे हैं या गुप्त स्थानों के नक्शे हैं, वो दुश्मनों को भेजे जा रहे हैं और फिर राजा को 10 दिसंबर 1792 को उन्हें कैद कर दिया गया। अब चूंकि संवैधानिक राजतंत्र के अंदर जो राजतंत्र वाली जगह थी, यानी राजा जिसको कार्यपालिका का कार्य सौंपा गया था, अब चूंकि राजा कैद है, इसलिए अब कार्यपालिका की जगह कौन लेगा? इसलिए ये जो संविधान बना था, जिसके अकॉर्डिंग चुनाव हो चुके थे, ये संविधान तो अब नहीं चल सकता था। इसलिए नए संविधान को बनाने के लिए एक नई सभा का निर्माण किया गया, जिसे नेशनल कन्वेंशन कहा गया। नेशनल कन्वेंशन बनाई गई थी गणतंत्र का संविधान बनाने हेतु। इसमें जो मतदान करने का अधिकार दिया गया, वो 21 वर्ष से अधिक के जो सभी पुरुष थे, उन्हें दिया गया। फ्रांस की क्रांति जब से शुरू हुई थी, उसकी ये तीसरी व्यवस्थापिका थी। पहली जो राष्ट्रीय महासभा थी, दूसरी जो चुनी गई व्यवस्थापिका थी और तीसरी ये नेशनल कन्वेंशन थी। 20 सितंबर 1792 को इसका पहला दिन था और दूसरे ही दिन यानी 21 सितंबर को इसने राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की बहाली की घोषणा कर दी। यानी कहा कि अब राजा को खत्म कर दिया जाता है, राजतंत्र खत्म कर दिया जाता है, अब फ्रांस में गणतंत्र होगा। यानी फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक है वो भी निर्वाचित ही किया जाएगा। दिसंबर 92 को राजा को मृत्युदंड सुना दिया गया तथा 21 जनवरी 1793 को उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जैसे ही लुई 16वें को गिलोटिन पर चढ़ाया गया, तो अभी तक तो केवल फ्रांस के विरुद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा ही थे, लेकिन अब यूरोप के जो अन्य देश थे, वो भी चौकन्ने हो गए, सशंकित हो गए, क्योंकि उन्हें ये भय था कि जैसा फ्रांस की जनता कर रही है, राजा को मार ही दिया गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो क्रांति है वो हमारे देशों में भी आए और हमारे देशों की जो जनता है वो भी इस प्रकार के कार्य करने लगे। इसलिए अब फ्रांस के विरुद्ध संयुक्त गठबंधन का निर्माण किया गया, जिसे प्रथम गुट कहा जाता है या पहला गठबंधन कहा जाता है। और ऑस्ट्रिया और प्रशा के साथ जो मुख्य देश इसमें आके जुड़े वो थे इंग्लैंड और रूस। अब फ्रांस के अंदर आंतरिक अराजकता भी फैलने लगी, क्योंकि कुछ व्यक्ति अभी भी फ्रांस में ऐसे थे जो राजतंत्रवादी थे और राजा की जो हत्या कर दी गई वो बहुत सारे नागरिकों को नागवार गुजरी। इसलिए अंदर भी विद्रोह होने लगे, जो बचे हुए सामंत थे, जो पादरी थे, वो भी विद्रोह करने लगे, फ्रांसीसी नागरिक भी विद्रोह करने लगे और हम देख रहे हैं बाहर से भी अब आक्रमण करने वाले देश बढ़ गए हैं। ऐसे में मार्च 1793 से जुलाई 1794 तक एक सशक्त जन सुरक्षा समिति बनाई गई, जिसके काल को आतंक का राज्य कहा जाता है। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये जो जन सुरक्षा समिति बनाई गई है, इसका कारण क्या रहा होगा कि फ्रांस में आंतरिक रूप से भी अव्यवस्था फैल रही है। क्यों? रोटी बहुत महंगी हो रही है, आर्थिक कठिनाइयां आ रही हैं, आंतरिक लोग विद्रोह कर रहे हैं, जनता भी कर रही है, सामंत भी कर रहे हैं, पादरी भी कर रहे हैं और बाहरी आक्रमणों का भी खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में जो नेशनल कन्वेंशन चुनी गई है, वो एक बहुत बड़ी व्यवस्थापिका सभा थी, लेकिन इस माहौल में बहुत त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता थी और इसीलिए एक सशक्त जन सुरक्षा समिति बनाई गई, जिसे हम एक छोटी मोटी तीव्र कार्य करने वाली कार्यपालिका समझ सकते हैं। इस जन सुरक्षा समिति के जो हेड थे वो जैकोबिन्स थे,
क्योंकि जैकोबिन, जरांदस्त और बहुत सारी विचारधाराएं चल रही थी ना, नेशनल कन्वेंशन में भी इन सारी विचारधाराओं के लोग थे। लेकिन ये जो जन सुरक्षा समिति बनी, इसमें जैकोबिन्स का प्रभुत्व था और उनके नेता थे रॉबespierre। इन्होंने आते ही मैरी एंटोनेट और अन्य राजवंश के जो भी लोग बचे थे, उन सब लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया। केवल एक 8 वर्षीय राजकुमार बचा था, जिसकी स्वयं ही मृत्यु हो गई बीमार होकर। इसके अतिरिक्त इस जन सुरक्षा समिति ने एक नवीन कैलेंडर चलाया, जिसमें 10 घंटों का दिन बनाया गया, 100 मिनट का 1 घंटा तथा 10 दिन का 1 सप्ताह बनाया गया। जो पहले चला आ रहा था ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसको खत्म कर दिया गया और क्रांति का जो ये कैलेंडर है, ये चलाया गया। हालांकि हम देखते हैं कि जैसे ही आतंक का राज्य खत्म होता है, वैसे ही इस कैलेंडर को भी बाद में खत्म कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त चर्च तुड़वा दिए गए या बंद कर दिए गए और वहां पर बुद्धि की पूजा आरंभ की गई। जैकोबिन दल के ही एक प्रमुख नेता थे हैबर। उनके द्वारा विवेक शक्ति की पूजा पर बल दिया गया और इसीलिए चर्च वगैरह को बंद करवा दिया गया। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस विवेक शक्ति की पूजा में हैबर का साथ देते हैं और हैबर लोकप्रिय हो जाता है। और रॉबespierre को ये चीज पसंद नहीं आती और वो हैबर पर भी देशद्रोह का या क्रांति का विरोधी होने का आरोप लगाकर उसे भी गिलोटिन पर चढ़वा देता है। इसके अतिरिक्त जो और कार्य किया गया इस व्यवस्थापिका के काल में, वो था राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को बढ़ाना। फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। क्योंकि ये उग्र राष्ट्रवादी थे, इसलिए हर चीज में राष्ट्र की बात हो, राष्ट्र का नाम हो, ये वाली चीज वो चाहते थे कि जो भी चीज है हमारे देश की, वो राष्ट्रीय बन जाए। तो राष्ट्रीय लोकल भाषा कौन सी थी? फ्रेंच। उसको भी राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। फिर एकात्मक विधि, यानी एक ही तरीके का कानून, इस तरीके का कार्य भी इन्होंने किया, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार दिया गया। जो ज्येष्ठाधिकार का नियम था कि जो ज्येष्ठ पुत्र है उसको प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, इस तरीके का जो नियम था वो भी समाप्त कर दिया गया। फ्रेंच उपनिवेश जो थे, वहां से दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। हालांकि बाद में नेपोलियन के द्वारा ये पुनः शुरू कर दी गई थी। तोल माप की मीटरी पद्धति भी लागू की गई। इसके अतिरिक्त, चूंकि अभी मैंने आपको बताया कि फ्रांस के विरुद्ध बहुत सारे देश गठबंधन में आ गए थे और उनके आक्रमण हो रहे थे, तो ऐसे में फ्रांस के सभी स्वस्थ पुरुषों हेतु सैनिक सेवा अनिवार्य की गई। यहाँ एक बात हम ध्यान रखें कि पुरुषों के लिए तो सेना में जाना जरूरी था, लेकिन फ्रांस के अन्य जो भी नागरिक हैं उन सबको भी कहा गया कि वो जो सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, वो सारी सेवाएं प्रदान करें। जैसे संदेशवाहक के रूप में या नर्सेस के रूप में या उनकी यूनिफॉर्म सिलने के उसमें। और इसी समय कार्नो, जो एक और अन्य जैकोबिन थे, उन्हें सेनापति बनाया गया और उन्होंने चर्च के अंदर जो बड़े बड़े घंटे लगे होते हैं पीतल के, उन्हें भी उतरवा के उनके भी हथियार बनवा लिए थे। यानी सैनिक क्षमता को पूरी तरह से बढ़ाया गया। इसी समय मार्सल्स नामक जो जगह है, वहां से जो सैनिक आ रहे थे सेना में भर्ती होने के लिए, वो जो गीत गा रहे थे, उस गीत को मार्सल्स सॉन्ग कहा गया, जो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत बनाया गया। इसके अतिरिक्त इसने आतंक के राज्य के अंतर्गत कुछ आर्थिक कार्य भी किए गए। एक तो अनेक लोगों को भूस्वामी बनाने का प्रयास किया गया। जो भी सामंतों की जमीनें थी, वो सब कोशिश की गई कि किसी तरीके से कृषकों के अंदर बांट दी जाए। जो फ्रांस से भागकर चले गए थे लोग, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, सरकार ने ले लिया उसे। इसके अतिरिक्त एक लॉ बनाया गया, लॉ ऑफ मैक्सिमम। इसमें वस्तुओं की कीमतें निश्चित कर दी गई कि जो दुकानदार है वो इसी दाम पर अपनी वस्तुओं को बेचेंगे और इनकी बाकायदा चेकिंग होती थी। और यदि कोई अपराध करते हुए पाया जाता था या धोखाधड़ी करते हुए पाया जाता था, तो उसे भी मृत्युदंड तक दे दिया जाता था।
इसी तरीके से जो मजदूरी की दरें थी वो भी निश्चित कर दी गई। इन शॉर्ट कहा जाए तो नागरिक स्वतंत्रता जो थी वो अपहृत कर ली गई। इसके अतिरिक्त लॉ ऑफ सस्पेक्ट ये भी एक कानून बनाया गया जिसके आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। और उसके बाद एक संस्था थी क्रांतिकारी न्यायालय जो जन सुरक्षा समिति की सहायता के लिए बनाया गया था। इनके द्वारा हजारों लोगों को मृत्यु दंड सुनाया गया। ये जो मृत्यु दंड था वो गिलोटिन नामक यंत्र पर दिया जाता था। आप पास में जो इमेज देख रहे हैं उसमें आप देखिए लोहे की एक तिरछी ब्लेड है और इसे छोड़ दिया जाता है और नीचे जो मनुष्य है उसका सर होता है तो फौरन वो जो सर कट जाता है। ये गिलोटिन का आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन के द्वारा किया गया था, इसीलिए इस यंत्र का नाम गिलोटिन यंत्र रखा गया। और ये इसलिए बनाया गया था ताकि मनुष्य को ह्यूमन डेथ यानी आसान मानवीय मौत दी जा सके। कुछ सेकंड में ही मृत्यु हो जाती थी और वो तड़पता नहीं था। और हजारों को, लगभग 16,000 लोगों को इस आतंक के राज्य के अंतर्गत मृत्युदंड सुनाया गया। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां ठीक हो रही थी, फ्रांस की विजय भी हो रही थी और इतनी कठोरता के चलते फ्रांस की जो आंतरिक स्थिति है वो भी थोड़ी ठीक हो रही थी। तो लोग इस शासन से थकने लगे। रॉबस्पियर ने अभी तक जो 16,000 लोग मारे थे उसमें उसके स्वयं जैकोबिन नेता भी थे। और लोग इस शासन से परेशान हो गए और 27 जुलाई 1794 को रॉबस्पियर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जो नेशनल कन्वेंशन थी उसने उसे भी मृत्युदंड दे दिया जिसे थर्मेडेरियन प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। 1793 में, अभी आपको मैंने बताया नेशनल कन्वेंशन नया संविधान बनाने के लिए बनी थी। उसने 1793 में नया संविधान बना लिया था लेकिन उसे लागू नहीं किया। बीच में ही आतंक का राज्य शुरू हो गया। लेकिन आतंक का राज्य जब खत्म हुआ तो नेशनल कन्वेंशन को लगा कि जो संविधान उसने बनाया है वो संविधान उचित नहीं है, क्योंकि वो देख चुके थे किस तरीके से एक व्यक्ति के हाथ में यदि ताकत आ जाती है, पावर आ जाती है, तो उसका दुरुपयोग संभव है। इसीलिए 1795 में उन्होंने दूसरा संविधान बनाया जिसके अनुसार डायरेक्टरी के शासन की स्थापना हुई। डायरेक्टरी का शासन क्या था? ये 1795 से 1799 तक रहा। और इस संविधान में जो नेशनल कन्वेंशन ने बनाया था उन्होंने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान किया। 2 सदन बनाए। पहला निम्न सदन जिसमें 500 सदस्य होंगे जो अधिनियम को प्रस्तावित करेंगे, यानी कौन सा कानून बनाना है उस चीज का प्रस्ताव रखेंगे। दूसरा था उच्च सदन जिसे पुरातनों का सभा या पुरातनों का सदन भी कहा गया। इसमें 250 सदस्यों का प्रावधान किया गया जिनका काम क्या था? अधिनियमों का परीक्षण करना और क्रियान्वयन करना। चूंकि ये बड़ी उम्र के लोग होते थे इसलिए ये अनुभवी लोगों का सदन था। लेकिन इनमें मतदान का अधिकार किन्हें दिया गया? केवल संपत्ति रखने वाले या कर देने वाले ही मतदान कर सकेंगे। स्त्रियों को, मजदूरों को, श्रमिकों को, दासों को इन सब से बाहर रखा गया। उन्होंने फ्रांस के नागरिकों को 2 भागों में बांट दिया, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय नागरिक कौन है? जो कर देते हैं या एक निश्चित मात्रा में जिनके पास संपत्ति है। बाकी सारे के सारे पैसिव हैं, निष्क्रिय हैं। इसी तरीके से जो चुनाव में खड़े होने वाले थे उनकी योग्यता भी ये रखी गई कि उनके पास भी निर्धारित मात्रा में संपत्ति होनी चाहिए, तभी वो चुनाव लड़ने के एलिजिबल है। तो मतदान काफी सीमित कर दिया गया। फिर जो कार्यपालिका, ये तो बात की हमने व्यवस्थापिका की। इसके बाद जो कार्यपालिका बनाई वो 5 निर्देशकों के मंडल की कार्यपालिका बनाई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये देख चुकी थी नेशनल कन्वेंशन कि किस तरीके से रॉबस्पियर के अकेले के हाथ में जब शक्ति थी तो वो कितना अधिनायक बन गया था।
इसीलिए उस डर से बचने के लिए कार्यपालिका में 5 डायरेक्टर्स का प्रावधान रखा गया। ये डायरेक्टर्स कैसे बनेंगे? ये जो सदन है, व्यवस्थापिका है, इनके जो विधायक हैं, वही 5 डायरेक्टर्स का चयन करेंगे। 4 साल तक इस डायरेक्टरी ने शासन किया, लेकिन इन 4 सालों में हमें फ्रांस के अंदर केवल सरकार की अक्षमता दिखाई देती है, षड्यंत्र दिखाई देते हैं, सैनिकवाद का उत्कर्ष दिखाई देता है और नेपोलियन की बढ़ती हुई लोकप्रियता दिखाई देती है। इस 4 सालों में केवल एक ही अच्छी बात थी, वो ये कि नेपोलियन जो है वो इस समय फ्रांस के जनरल के पद पर आ चुका था और जो प्रथम गठबंधन बना हुआ था फ्रांस के विरुद्ध, उसके ऊपर लगातार आक्रमण करके और जीत हासिल करता जा रहा था। तो इस समय प्रथम गठबंधन समाप्त हो गया और नेपोलियन की लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ गई। एक इतिहासकार ये कहते हैं कि जब वो एक छोटे गांव के अंदर पहुंचे और उन्होंने एक किसान से बात की, तो उस किसान को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कौन डायरेक्टर है, क्या काम कर रहा है, ये नहीं जानता था वो। लेकिन उसने पूछा और नेपोलियन क्या कर रहा है? यानी नेपोलियन जो है वो फ्रांस के जन-जन के हृदय में अपना स्थान बना चुका था। और हम देखते हैं कि नेपोलियन इंतजार कर रहा था परिस्थितियों के बदलने का या परिस्थितियों के अपने फेवर में आने का। नेपोलियन ने जब वो सीरिया में था तो वहां से वो आया फ्रांस में और आकर उसने डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर दिया और स्वयं ने एक नया शासन स्थापित किया, कॉन्सुलेट का शासन। और उसने जो आके कहा था, उसने कहा मैं बिल्कुल सही समय पे आया हूँ, नाशपाती पक चुकी है। यदि पहले आता तो कच्ची थी और यदि बाद में आता तो वो सड़ जाती। लेकिन मैं बिल्कुल सही समय पे आया हूँ। तो नेपोलियन के द्वारा जो कॉन्सुलेट का शासन शुरू किया गया, हम जब नेपोलियन का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम विशद रूप से तब चर्चा करेंगे।